बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट किया हुआ था, जिस लॉन्ग क्वेश्चन में हम लोगों ने इस फार्मूला का प्रूव करना था, C = एप्सिलॉन नॉट A/D। या मैंने ये भी कहा था ये बोर्ड में क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और हम लोग कल ये सारी बातें सीख चुके थे कि ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके साथ हम लोगों ने एक बैटरी लगाई जिसकी वोल्टेज V है, जिससे ये हुआ था कि फाइनली जब हम लोगों ने स्विच को क्लोज किया था इन प्लेट्स पर चार्ज इंक्रीज़ होना शुरू हो गया था। एक ऐसी स्टेज आई थी जब कैपेसिटर की प्लेट्स के दरम्यान में पोटेंशियल जो था वो बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल हो गया था। यानी अगर ये 10 वोल्ट है तो ये भी कितना हो गया था, 10 वोल्ट। और हम लोगों ने पढ़ा था कि ये कंपोनेंट है कि ये वाला कंपोनेंट है, इन दोनों कंपोनेंट्स का करंट तब फ्लो करेगा। सर्किट में दोनों लगे हुए हैं, ये एक सर्किट है, इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं। अब करंट कब फ्लो करेगा, जब इस वाले कंपोनेंट में और इस कंपोनेंट में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और हम लोगों ने देखा था, एग्जांपल ली थी कि अगर ये 10 वोल्ट है तो उस वक्त तक चार्ज यहाँ से उधर मूव करता रहेगा जब तक इधर भी पोटेंशियल 10 वोल्ट नहीं हो जाता। जब दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे, इस कंपोनेंट और इस कंपोनेंट में पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो जाएगा तो फिर चार्जिंग स्टॉप हो जाएगी। ये बातें हम लोगों ने पढ़ ली थी। इसलिए बैटरी का पोटेंशियल V था तो हम लोगों ने कहा था कि कैपेसिटर की प्लेट्स के दरम्यान में पोटेंशियल इस वक्त V अगर हो गया है तो चार्जिंग आपकी क्या होगी, स्टॉप हो गई है। और ये वाला कैपेसिटर जो है इस बैटरी से और चार्ज स्टोर नहीं कर सकता। यहाँ तक बात होगी थी। और यहाँ तक हम पहुँच चुके हुए थे कि C वैक्यूम, यानी जब कैपेसिटर की प्लेट्स के दरम्यान में कोई मीडियम ना हो तो फिर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A/D होगा। A आपको बताया था एरिया ऑफ प्लेट होता है और D जो है वो इन दोनों प्लेट्स के दरम्यान में सेपरेशन को हम लोगों ने नाम दिया हुआ था। और ये हमें बेसिक चीज़ें पता हैं कि इन दोनों प्लेट्स का जो एरिया होता है वो सेम है। अगर इसका एरिया है तो इसका एरिया भी A है। आज हमारा इससे नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा। हमारी बुक में उसने एक बात लिखी हुई है, उसने ये बात की है कि अगर हम इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दरम्यान में किसी डाई इलेक्ट्रिक को प्लेस करते हैं, अगर हम इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की फॉर्म के इनसाइड, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आम कैपेसिटर इस वक्त नहीं है, अब ये फुली चार्ज कैपेसिटर है। यानी इस बैटरी ने इसको टोटली चार्ज कर लिया हुआ था, जिसकी एग्जांपल के तौर पर मैंने कितने वोल्ट ली थी, 10 वोल्ट। यानी ये वाला कैपेसिटर इस 10 वोल्ट की बैटरी से अब टोटली फुली चार्ज हुआ हुआ है, ठीक है, क्योंकि इधर भी इस वक्त पोटेंशियल कितना हुआ हुआ है, 10 वोल्ट हुआ हुआ है, चार्जिंग रुक चुकी हुई है। अब वो बुक में लिख रहा है कि अगर इसके दरम्यान में हम कोई डाई इलेक्ट्रिक प्लेस करें, कहते हैं जैसे हम डाई इलेक्ट्रिक इसके दरम्यान में प्लेस करेंगे तो इसके चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी जब हम डाई इलेक्ट्रिक प्लेस करेंगे तो इसके चार्ज को स्टोर करने की क्या इंक्रीज़ हो रही है, एबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है फॉर सेम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक होगी बात। इस बात को बुक में उसने जिस तरह लिखा हुआ है ना, तो मैं बुक की एग्जैक्ट लाइन आप लोगों के लिए लिख देता हूँ ताकि वो लाइन आपको एग्जैक्ट समझ आ जाए, क्योंकि बोर्ड में तो वही लाइन लिखनी है ना। फिर उस लाइन के एक्चुअल मीनिंग क्या है उस पर फिर अभी हम बात करते हैं। देखिए ये बुक की वो लाइन है जो मैंने आप लोगों के लिए लिख दी है ताकि आपको एग्जैक्ट उसकी वर्डिंग समझ आ जाए, फिर हम इसकी लॉजिक समझने की कोशिश भी करेंगे। इसमें इसने लिखा है मैंने डाई इलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, इसके दरम्यान में हम कोई डाई इलेक्ट्रिक प्लेस करेंगे। और डाई इलेक्ट्रिक हम जो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरम्यान में प्लेस करते हैं वो मैंने आपको बताया था कोई इंसुलेटर होगा। जब किसी इंसुलेटर को हम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर रखेंगे उससे क्या होगा, ये कह रहे हैं देन इट इज़ सीन दैट चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर इज़ इन्हेंस्ड। इसका मतलब ये हुआ कि ये कैपेसिटर जो है इसने चार्ज स्टोर किया हुआ है इस वक्त, इधर 10 वोल्ट है, इधर भी 10 वोल्ट है, चार्जिंग रुक चुकी हुई है। इस बैटरी से या इस पोटेंशियल डिफरेंस से ये वाला कैपेसिटर और चार्ज स्टोर नहीं कर रहा। और कैपेसिटेंस ही क्या, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। कैपेसिटेंस ही है कैपेबिलिटी और एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। इसका मतलब है कि इसने जितना चार्ज स्टोर करना था इस बैटरी से कर लिया हुआ है और चार्जिंग रुक चुकी है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि पोटेंशियल सेम है। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं जब आप इसके दरम्यान में डाई इलेक्ट्रिक को प्लेस करेंगे तो डाई इलेक्ट्रिक को प्लेस करने से इसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड। चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी इसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी।
बाय द डाइलेक्ट्रिक, यानी डाइलेक्ट्रिक जब प्लेस किया है तो उससे चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और एक और बड़ी काम की बात लिखी हुई है, फॉर द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब आप लोगों ने ये बैटरी भी चेंज नहीं की, ये बैटरी भी 10 वोल्ट की लगी हुई है। फॉर द सेम पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि ये बात बैटरी के पोटेंशियल के लिए लिखी हुई है ना, कि आप लोगों ने यहाँ पर बैटरी 10 वोल्ट की लगाए रखी है, लेकिन फिर भी क्या हुआ है कि इसके दरमियान में जब डाइलेक्ट्रिक आप लोगों ने प्लेस किया है तो सेम बैटरी से या सेम पोटेंशियल डिफरेंस से इस कैपेसिटर के चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी इंक्रीज़ होगी। मतलब ये है कि इसने जब जैसे ही आप लोगों ने डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया है तो इसने दोबारा से क्या स्टार्ट कर दिए, चार्जिंग स्टार्ट कर दी। ये तो खैर उसने बुक में लिखा हुआ था, लेकिन क्वेश्चन मार्क ये है कि ऐसा क्यों हो गया। मतलब ये जो उसने बुक में पैराग्राफ लिखा हुआ है उसने तो इस पर कोई बात ही नहीं की, उसने बस ये कहा है कि इंक्रीज़ हो गई है। लेकिन इस सबसे बेसिक चीज़ तो ये कि ऐसा क्यों हुआ है, यानी डाइलेक्ट्रिक के रखने से सेम बैटरी जो पहले चार्जिंग नहीं कर रही थी, क्यों नहीं कर रही थी हमें पता है, क्योंकि पोटेंशियल सेम थे। अब ये बैटरी ने दोबारा चार्जिंग क्यों स्टार्ट कर दी है, ये अभी आप लोगों ने बात सीखनी है, बात समझ आएगी। यानी ये जो बुक में पैराग्राफ लिखा हुआ है, अभी हम इसकी रीज़न की बात करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक के रखने से आखिर ऐसा क्या हुआ है कि इसने दोबारा चार्जिंग क्या कर दी, स्टार्ट कर दी। तो इस पैराग्राफ की अब रीज़न पहले समझ लें, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए बच्चे, जब हम इसके दरम्यान में डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है, और जो इंसुलेटर होता है ना उसके न्यूक्लियस, सपोज करें उसका न्यूक्लियस है और ये बाहर शेल में उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो न्यूक्लियस होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यानी जो इंसुलेटर्स होते हैं सेंटर में न्यूक्लियस है और बाहर शेल में जो उनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड या इलेक्ट्रॉन जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक होगी बात। अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हैं, और हमें ये पता है कि इन दोनों प्लेट्स के दरम्यान में जब चार्जिंग स्टॉप हुई थी, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग उस वक़्त इन प्लेट्स के दरम्यान में भी पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट ही था। अब हमें पता है कि उस वक्त जब चार्जिंग स्टॉप हुई है, अभी हम डाइलेक्ट्रिक रखने की बात नहीं कर रहे, उस वक्त भी इन प्लेट्स के दरम्यान में इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ना। कब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, जब कैपेसिटर फुली चार्ज है, ठीक है, कैपेसिटर फुली चार्ज हुआ है, उस वक्त मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि इन प्लेट्स के दरम्यान में इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऑफ आई था। ई ऑफ आई मीन इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। कब इनिशियल बोल रहा हूँ, जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है, उस वक्त इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऑफ आई है और उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से टवर्ड्स नेगेटिव प्लेट है। मैं समझाने के लिए इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मिटा रहा हूँ ताकि आपको बात समझा सकूँ। अब बच्चों, आप लोगों ने इस डाइलेक्ट्रिक को या इस इंसुलेटर को इसके दरम्यान में रख देना है, और ये इंसुलेटर के बारे में बताया है कि इसके इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हैं। लेकिन बच्चों, जब उस डाइलेक्ट्रिक को यहाँ पर रखेंगे तो उसकी शेप डिफॉर्म होकर कुछ यूँ हो जाएगी, यानी डाइलेक्ट्रिक के एटम्स को जब हम यहाँ पर प्लेस करेंगे तो उनकी शेप थोड़ी मॉडिफाई हो जाएगी। इसका मतलब ये कि इसकी जो शेप है, पहले ये शेप थी, अब इसकी शेप चेंज होकर कुछ यूँ हो गई। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि इस तरफ बैटरी जो कैपेसिटर है उसकी पॉजिटिव प्लेट है, तो कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट ने इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या किया है, अट्रैक्ट किया है। यानी इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, पहले तो इसकी शेप ये वाली थी, तो जब इनके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया है तो इलेक्ट्रॉन सारे इस तरफ मूव कर गए। जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे तो इस तरफ आपके अपोजिट साइड पे क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं तो अपोजिट साइड पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम किससे शो कर सकते हैं, पॉजिटिव से शो कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड था, मैंने क्या बोला था, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था। लेकिन जब आप लोगों ने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, यूँ कह लें या यूँ कह लें बिटवीन अपोजिट प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर रखा है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो डिस्टर्ब हुआ है। और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टर्ब हुआ है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया, एंड दीज नेगेटिव एंड पॉजिटिव, देखिए हमने न्यूट्रल एटम लिया है ना, तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। मैंने दरम्यान में गिलास बोला न्यूट्रल एटम लिए। न्यूट्रल मैंने इसलिए कहा है कि जितने न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, जितना नेगेटिव चार्ज होगा, उतने ही न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी होंगे, उतने ही क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो था वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था। अब इसके एक तरफ नेगेटिव हो गया और एक तरफ पॉजिटिव हो गया। क्यों हुआ है वो आपके सामने है, ड्यू टू अट्रैक्शन।
इलेक्ट्रॉन को इस तरफ अट्रैक्शन मिली है और उसके अपोजिट साइड पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम पॉजिटिव से शो कर रहे हैं, ठीक है। अब दीज टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। आपको पहले ही बताया था कि अगर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस हों तो इस चीज़ को हम डाईपोल कहते हैं। तो मैं कह सकता हूँ जब हम डाई इलेक्ट्रिक को बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर रखेंगे तो उसके क्या बनेंगे, डाईपोल बन जाएंगे। क्या बन रहे हैं, डाईपोल बनेंगे। अगर इसको बच्चों डाईपोल बन रहे हैं तो इस बात का मतलब क्या है, डाईपोल बनने का मतलब ये है कि अब ये एक तरफ नेगेटिव हो गया और एक तरफ पॉजिटिव हो गया एंड दे आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है, पॉजिटिव से टवर्ड्स नेगेटिव। जिस तरह ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी ना इनिशियल पता है ना, जब कैपेसिटर फुली चार्ज होगा उसको मैंने इनिशियल लिया, तो पॉजिटिव से टवर्ड्स नेगेटिव होगी। किसी एक डाईपोल को देखो, डाईपोल का इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ इसका क्या है, नेगेटिव है। तो किसी भी डाईपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसके पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ नहीं जाएगी। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैं बना रहा हूँ ये भी मैं हटा देता हूँ। ये जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, डाईपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो हर डाईपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड इसी साइड पे नहीं होगा। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि जब हम लोगों ने डाई इलेक्ट्रिक को बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर रखा तो उसके क्या बने, डाईपोल बने। उन डाईपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन उस इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या आ रही है, अपोजिट आ रही, सेम। ये इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डाईपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जो डाईपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा, अपोज करेगा, बिकॉज दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि डाई इलेक्ट्रिक के प्लेस करने से प्लेट्स के दरमियान में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे निकालेंगे, ई इनिशियल में से माइनस कर रहा हूँ मैं बच्चों ई डाईपोल को। माइनस मैंने क्यों किया है कि इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। अब मुझे अब ज़रा ये बताओ, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऑफ आई था, जब आप लोगों ने डाई इलेक्ट्रिक प्लेस किया तो डाई इलेक्ट्रिक के प्लेस करने से डाईपोल बन गए और जितना डाईपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा उतना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये बात समझ आ गई। मैं अक्सर ये कहता होता हूँ कि जब माइनस साइन आ जाए ना, जब माइनस साइन आ जाए तो इसके साथ आपको डायरेक्ट रिलेशन लग रहा है ना, तो माइनस साइन की वजह से आप यूँ सोचा करो ये इन्वर्स रिलेशन है। ठीक होगी बात, शॉर्टकट है, आप इजीली आपको कर सकेंगे। तो इन दोनों का डायरेक्ट वैसे लग रहा था लेकिन माइनस साइन की वजह से दे बिहेव लाइक इन्वर्स। असल में मैं वो वर्ड नहीं बोलता ना, लेस नेगेटिव मोर नेगेटिव, वो ऐसे खिचड़ी मच जाती है। तो ये सीधी सी बात है, माइनस साइन आ जाए अगर वो अलजेब्रिक माइनस हो तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, जितना जो डायरेक्ट रिलेशन होगा उसको इन्वर्स बना दें, अगर इन्वर्स है तो उसको डायरेक्ट बना दें। तो जितना डाईपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा उतना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। तो पहला कंक्लूजन क्या ड्रा हुआ बच्चों, पहला कंक्लूजन ये ड्रा हुआ कि व्हेन वी प्लेस अ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर देन इट्स डाईपोल्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, और डाईपोल्स का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेगा। उस अपोजिशन की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर विल डिक्रीज। अब कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पहले से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। बहुत फेमस और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन अगर आ जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी यही 4 बातें आप लिखेंगे जो मैंने भी आपके सामने रिवाइज की हैं। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन ये तो नहीं था, हमारा क्वेश्चन तो कुछ और है ना। हमारा मसला तो ये बना हुआ है कि व्हेन वी प्लेस अ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर तो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है फॉर द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब बैटरी भी नहीं बदली लेकिन ये वाला कैपेसिटर पहले से ज़्यादा चार्ज स्टोर करना और चार्ज मतलब स्टोर करना शुरू हो गया है, पहले चार्जिंग रुकी हुई थी। ये हमारा मसला ये है। कल मैंने बताया था एक फार्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट की, जो मोजस किस्म की फॉर्म है वो ये वाली है, इसकी मोजस फॉर्म है। मतलब हम लोगों ने देखा था कि हम इसको यूँ लिख सकते हैं, वी पोटेंशियल डिफरेंस था शुरू में और डी प्लेट्स के दरम्यान में सेपरेशन थी। लेकिन जब आप लोगों ने डाई इलेक्ट्रिक को प्लेस किया है तो मुझे बताओ डाई इलेक्ट्रिक के प्लेस करने से क्या प्लेट्स के दरम्यान में सेपरेशन आप लोगों ने चेंज की? बिल्कुल चेंज नहीं की। इसका मतलब ये कि डाई इलेक्ट्रिक रखने से ये डी तो आप लोगों ने क्या रखा है, कॉन्स्टेंट रखा है। अगर डी कॉन्स्टेंट है तो ई और वी का आपस में कौन सा है, डायरेक्ट रिलेशन है। अब मुझे बताओ ना, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। क्यों डिक्रीज़ हो रहा है वो तो पिछले 10 मिनट से 15 से वही समझा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिक्रीज़ हो गया है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ हो रहा है तो डी तो यहाँ कांस्टेंट है तो ई और वी का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स की बात हो रही है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम कौन सा ले रहे हैं, बिटवीन प्लेट्स ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब डिक्रीज़ हो रहा है तो प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। ये बहुत फेमस शॉर्ट क्वेश्चन है
कि व्हेन वी प्लेस अ डाइलेक्ट्रिक देन वाई पोटेंशियल डिफरेंस विल डिक्रीज या देन वाई इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डिक्रीज की बात भी होगी और पोटेंशियल डिफरेंस का एक स्टेप उन्हीं बातों से एक्स्ट्रा कर देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डिक्रीज होने से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स डिक्रीज हो गया। इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसको तो डाइलेक्ट्रिक के साथ क्या तल्लक है, इसका तल्लक किसके साथ है, इस बैटरी के अंदर अपना जो केमिकल है उसके साथ इसका तो लिंक है ना, ठीक है, इसका तल्लक इसके केमिकल के साथ है। इसको क्या फ़र्क पड़ता है आप कैपेसिटर लगाएं कैपेसिटर ना लगाएं, डाइलेक्ट्रिक रखें या ना रखें, इसको तो कोई तल्लक ही नहीं है उसके साथ, ठीक है। तो ये 10 वोल्ट ही है, लेकिन ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस अब क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। सपोज करते हैं 8 वोल्ट हो गया, बस आखिरी बात बचो, अब हो गया 8 वोल्ट, अज्यूम किया मैंने, ठीक है, अपनी मर्जी से आप 7 वोल्ट कर लें। अब बचूंगड़ो जब ये 8 वोल्ट हो गया है, अब मुझे बताओ इधर पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट, इधर न्यू पोटेंशियल कितना हो गया, 8 वोल्ट, क्योंकि पोटेंशियल कम हुआ है। तो मैंने क्या बोला था, करंट को फ्लो करने के लिए, आई को फ्लो करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड होता है। तो अब मुझे बताओ इसका 10 वोल्ट है, उसका 8 वोल्ट है, दोबारा क्या प्रोड्यूस हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं हो गया। जब दोबारा पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ है तो यहाँ से दोबारा इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे और चार्ज इस तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। अब मुझे बताओ यहाँ से और इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं और चार्ज, और इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं और चार्ज, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं और चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ कि सेम पोटेंशियल से, किससे, सेम पोटेंशियल से दोबारा जो चार्जिंग है वो क्या होगी, स्टार्ट होगी। और हम क्या कह रहे हैं कि अब इस कैपेसिटर के चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब इसको पढ़ें दोबारा, तो क्या लिखा है मैंने, डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इनहेंस हो जाएगी फॉर द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखें इस सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इसकी जो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी है वो पहले से क्या होगी, इंक्रीज कर गई। क्लियर होगी आपको कंसेप्ट। अब कब तक ये चार्ज स्टोर होता रहेगा, जब तक दोबारा दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। जैसे ही दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा कुछ देर के बाद तो दोबारा चार्जिंग क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो इसका मतलब ये कि डाई इलेक्ट्रिक के रखने से प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ है, जिससे पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ है, और कैपेसिटर के चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी, जिसको हम इसकी कैपेसिटेंस कहते हैं, वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। अब जो जितने भी डाई इलेक्ट्रिक होते हैं, हर डाई इलेक्ट्रिक का अपना एक कांस्टेंट होता है जिसको हम एप्सिलॉन आर कहते हैं। एप्सिलॉन आर के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसको हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, और इसी को हम लोगों ने नाम रिलेटिव परमिटिविटी का भी दिया था। इस पे बहुत डिटेल लेक्चर है मेरा कूलम लॉ वाला जो है, आप वो वीडियो देख सकते हैं अगर किसी ने नहीं देखी। तो इसको हम डाई इलेक्ट्रिक भी कांस्टेंट भी कहते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। और मैंने बताया था कि इसकी कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होती, नो यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। इसका हमारी बुक में टेबल भी बना हुआ है, उस टेबल से आप डिफरेंट डाई इलेक्ट्रिक की वैल्यूज़ भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हुआ ये कि जब आप लोगों ने डाई इलेक्ट्रिक प्लेस किया है तो हर डाई इलेक्ट्रिक का ये एप्सिलॉन आर जो कि इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो डिफरेंट होगा। हर डाई इलेक्ट्रिक का ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम डाई इलेक्ट्रिक को रखेंगे तो हर डाई इलेक्ट्रिक का जब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफरेंट है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, डाई इलेक्ट्रिक रखने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ है, कम हुआ है ना, उससे पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हुआ है, कम हुआ है। तो ये बात तो कन्फर्म है कि कोई भी डाई इलेक्ट्रिक रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, लेकिन जितना जिस मटेरियल का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि हर मटेरियल की सेम नहीं है, उस टेबल में सब देख सकते हैं, जिस मटेरियल की जितनी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना वो इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़्यादा कम करेगा। जितना डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़्यादा कम करेगा, उतना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा कम होगा। समझे की बात की, अगर पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा कम होगा, दोबारा पोटेंशियल डिफरेंस सेम वोल्ट पे करने के लिए उतना ज़्यादा चार्ज क्या होगा, स्टोर होगा। देखिए एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको 8 किया, कोई मटेरियल था उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट x था सपोज करें, उससे इसका पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट हुआ। आप लोगों ने कोई और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूज़ किया जिसकी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू y थी और y ग्रेटर था किससे, x से, यानी दूसरा जो मटेरियल जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैं y बोल रहा हूँ उसकी वैल्यू ज़्यादा थी। जब उसकी वैल्यू ज़्यादा थी तो उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़्यादा कम किया, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़्यादा कम किया, पोटेंशियल डिफरेंस को ज़्यादा कम किया। तो सपोज करें उसने पोटेंशियल डिफरेंस को 6 वोल्ट पे ले आया, पहले वाला 10 पे लाया था, इसने 6 पे लेकर आया। अब मुझे बताओ दोबारा चार्जिंग शुरू हो जाएगी, कब तक चार्जिंग शुरू रहेगी, जब तक अगेन दोनों के पोटेंशियल सेम
नहीं हो जाते। तो 6 से 10 वोल्ट तक जाने के लिए और 8 से 10 वोल्ट करने के लिए किस केस में ज़्यादा यहाँ से चार्ज ट्रांसफ़र होगा? ज़ाहिर है जिस केस में 6 वोल्ट पोटेंशियल न्यू बना होगा उस केस में दोबारा 10 तक जाने के लिए मोर चार्ज क्या होगा? स्टोर होगा। इस बात का मतलब क्या हुआ? मैं इसकी समरी लिखता हूँ कि जितना बचूंगड़ो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, जितनी किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, उतना क्या कम होगा? उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। या यूँ कर लेते, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा कम होगा, उतना पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा ही कम होगा। ज़्यादा कम समझ आता है, मोर जिसे आप कहते हैं, तो उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। ये जज्बाती होने की वजह से दो एरो लगे हुए हैं ताकि आपको फीलिंग आए कि ज़्यादा कम हो रहा है, ठीक है। अब जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा कम हो रहा है, ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि उस पोटेंशियल डिफरेंस को जिस तरह 8 से 10 तक जाने में या 6 से 10 तक जाने में किस केस में ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा? जिस केस में 6 वोल्ट हुआ है उस केस में ज़्यादा चार्ज ट्रांसफ़र होगा दोबारा पोटेंशियल को 10 वोल्ट बनाने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि उतनी उसकी चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी यानी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। तो मुझे ये बताओ कि इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो है फिर उस मटेरियल की कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के साथ क्या रिलेशन हुआ? डायरेक्ट रिलेशन हुआ ना, कि जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना उस मटेरियल की कैपेसिटेंस भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। आप लोगों के लिए बहुत अच्छे एमसीक्यू जल्दी से सुन लें, फिर आगे टॉपिक को चलाते हैं। एमसीक्यू क्या है कि अगर आपके एमसीक्यू आता है कि व्हेन वी प्लेस अ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ चार्ज कैपेसिटर, मैंने वर्ड बोला, इसको माइंड में रखना है क्योंकि कैपेसिटर चार्ज हुआ है तो हम आगे बातें पढ़ रहे हैं ना, कि व्हेन वी प्लेस a dielectric between the plates of a charge capacitor then which of the following is correct? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो पहला एमसीक्यू का ऑप्शन क्या होगा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? डिक्रीज हो रहा होगा। अगर आपका एमसीक्यू आता है डाइलेक्ट्रिक रखने से पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या इफेक्ट होगा? पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज होगा। अगर आपसे पूछता है कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा, तो कैपेसिटेंस क्या होगी? इंक्रीज होगी। मैं चार्ज भी लिख सकता हूँ। अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि चार्ज पे क्या इफेक्ट होगा, तो चार्ज भी तो आपका क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है ना। जितनी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी और उतना प्लेट्स पे ज़्यादा चार्ज भी क्या होगा? स्टोर होगा, तो उतना चार्ज भी क्या करेगा? इंक्रीज़ करेगा। तो 4 एमसीक्यू आ सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के एमसीक्यूज़, पोटेंशियल के एमसीक्यूज़, सी के एमसीक्यूज़ और क्यू के एमसीक्यूज़। तो हमारी कहानी किसके गिर्द घूम रही है? इसका और इसका हम लोगों ने लिंक डेवलप करना था। तो हमें समझ आ गया कि डाइलेक्ट्रिक के रखने से कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अब हमें समझ आ गया कि कैपेसिटेंस का और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फार्मूला में हम लोगों ने डायरेक्ट रिलेशन लिखना है। देखिए ये फार्मूला था सी वैक्यूम एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब मुझे बताओ मैंने इस फार्मूला में एप्सिलॉन आर को एडजस्ट करना है, तो मैं इसको इधर ऊपर एडजस्ट करूंगा या नीचे एडजस्ट करूंगा? मुझे बिल्कुल इसको ऊपर लिखना चाहिए क्योंकि इसका और इसका आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। जब ये इंक्रीज़ होता है तो ये भी क्या हो रहा होगा? इंक्रीज़ हो रहा होगा। तो हम कह सकते हैं कि जब हम किसी भी चार्ज कैपेसिटर के दरम्यान में डाई इलेक्ट्रिक को प्लेस करेंगे तो उससे उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। और इसकी लॉजिक आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। अब बच्चों आते हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तरफ, ठीक है। अगर बोर्ड में आपका ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये सारी स्टोरी इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप सीधी सीधी ये बुक में जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इसको लिखें और उसके बाद जो अभी मैं बातें कर रहा हूँ आप लोगों ने वो स्टार्ट कर देनी है। एग्जामिनर को इतनी ज़्यादा समझ देने की आपको ज़रूरत नहीं है कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है, ठीक है। तो फिर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं कैसे हो रहा है? देखिए साइंस को जितना ज़्यादा डिटेल से पढ़ा जाता है साइंस उतनी ज़्यादा ईजी हो जाती है। और जितना साइंस को आप नैरो करके पढ़ते हैं ना तो आपके अंदर एक फियर क्रिएट रहता है किसी भी बात को अंडरस्टैंड करने के लिए। इसलिए किसी भी टॉपिक पे जब आप बात करें उस पर बहुत खुल के आप बात करें, लेकिन लिखना बोर्ड में उतना ही होता है जितना बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा बहुत आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ऐड करना शुरू कर दिया तो सम टाइम मार्क्स ज़्यादा होने के बजाय कम होने के भी चांसेस होते हैं। अगर किसी एग्जामिनर को ये पूरी थीम पता ही नहीं है खुद, तो उसको तो ये लगेगा शायद इस बच्चे ने खुद से चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इसलिए बोर्ड में जो आप लोगों ने लिखना है वो उसी तरह ही लिखना है जिस तरह आप लोगों की बुक में बातें लिखी हुई हैं। वैसे इसके नोट्स भी आपको नेक्स्ट वीक से अवेलेबल होंगे हमारे हेड ऑफिस सेंट अवियन का जो है, तो वहाँ से आप नोट्स भी ले लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बोर्ड में कैसे लिखना है आप लोगों ने। वैसे मैं लेक्चर में साथ साथ कोशिश तो करता हूँ बात बता दूँ। तो आप लोगों ने जब ये चीज़ें लिख के उसके बाद इस सारी डिटेल में आप लोगों ने ही नहीं जाना। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ वापस आएंगे। स्टेप क्या है कि मीडियम में कैपेसिटेंस क्या होगी। तो हमें पता है कि हम एप्सिलॉन आर को ऊपर लिखेंगे नीचे,
ऊपर लिखेंगे, गुड। हम इसको किधर लिखेंगे, ऊपर ही लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप। अब जब इस आज के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे ना बोर्ड के लिए, तो उसमें सबसे पहले आप लोगों ने हेडिंग देनी है इफेक्ट ऑफ मीडियम, यानी आपकी इफेक्ट ऑफ मीडियम हेडिंग आ जाएगी। और इससे पहले आप लोगों ने ये इक्वेशन बनाई हुई है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है। इसको मेरा ख्याल है हम लोगों ने इक्वेशन ए बोला हुआ था, इफेक्ट ऑफ मीडियम आ गया। इसके बाद आप लोगों ने वो जो पैराग्राफ पूरा है जो मैंने थोड़ी देर पहले लिखा है, उस पैराग्राफ को आप लोगों ने यहाँ पर लिख देना है। और उस पैराग्राफ के एंड पे आप लोगों ने कंक्लूजन ये ड्रॉ किया था कि अगर हम क्या इंक्रीज़ करें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं तो उससे जो कैपेसिटेंस है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अगर आप चाहें तो उसका थोड़ा बहुत जो हम लोगों ने लॉजिक्स पढ़ी हैं, एक दो लाइनें आप उसमें ऐड करके शार्ट सा उसका रेफरेंस अगर आप चाहें तो आप दे सकते हैं, ठीक है। मतलब शार्ट से रेफरेंस आप क्या दे सकते हैं, आप सिर्फ ये कह दें कि डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करने से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ हो रहा है, पोटेंशियल भी क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। क्यों डिक्रीज़ हो रहा है इसको छोड़ दें, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। सो टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस और टू इक्वलाइज द पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर विल स्टोर मोर चार्ज। बस ये बातें आप सिर्फ लिख दें कि अगर दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि डाइलेक्ट्रिक को रखने से कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो रही है। इस बात को आप लोगों ने थोड़ा सा लिखना चाह रहे हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर भी मैं वो चीज़ ऐड कर दूं, तो बस आप ये लिखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक रखने से क्या डिक्रीज़ हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ हो रहा है, पोटेंशियल भी क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। पोटेंशियल डिक्रीज़ हो रहा है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब क्या होगा कि टू इक्वलाइज द पोटेंशियल विद द बैटरी, इस पोटेंशियल को बैटरी के पोटेंशियल साथ इक्वलाइज करने के लिए दिस कैपेसिटर विल स्टोर मोर चार्ज सो इट्स कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। इतनी बातें अगर आप लिख दें तो ये सूटेबल है। इससे लंबी चौड़ी डिटेल वो फार्मूला इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं रिकमेंड नहीं करता आप लिखें, ठीक है। तो एप्सिलॉन आर के इंक्रीज़ होने से कैपेसिटेंस भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। हाँ, अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है ना कि वाई कैपेसिटेंस विल डिक्रीज डाइलेक्ट्रिक के प्लेस करने से, सॉरी इंक्रीज कैपेसिटेंस क्यों होती है, या आपका ये क्वेश्चन आ जाता है वाई इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज, वाई पोटेंशियल विल डिक्रीज व्हेन वी प्लेस अ डाइलेक्ट्रिक, या यूँ क्वेश्चन आ जाता है कि वाई चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर, वो कैपेसिटेंस ही होती है, वो इंक्रीज़ क्यों हो जाती है डाइलेक्ट्रिक रखने से। उस शॉर्ट क्वेश्चन के जवाब में तो आप खुल के लिखें ना, जो बातें सारी आपको बताई हैं, लेकिन इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर नहीं उसको घुसेड़ना की कोशिश करनी, सख्ती से मना किया हुआ है, ठीक है, काटा लगा दिया, याद रखना है। अच्छा, इसके इंक्रीज़ होने से ये चीज़ इंक्रीज़ होगी। अब चुंगड़ो इक्वेशन एक में ज़रा इस वैल्यू को पुट करो, ये सी किसके लिए था, वैक्यूम के लिए। अब तो मीडियम आ चुका हुआ है, दुनिया बदल गई है मीडियम आने से, एप्सिलॉन आर ए बाय डी हो गया, ठीक हो गया। हमें अब समझ आ गया है कि ये डायरेक्ट रिलेशन क्यों है। इसको आप लोगों ने इक्वेशन बी का नाम दे देना है। अब बच्चों यहाँ से आप लोगों ने फैक्टर्स ऑफ कैपेसिटेंस भी एक दफ़ा दोबारा से लिख देने, क्योंकि इस टॉपिक में ये फैक्टर दोबारा से लिखे हुए फैक्टर्स ऑफ कैपेसिटेंस। अच्छा, पहला फैक्टर जो मैं नज़र आ रहा है, इन दोनों चीज़ों को मिलाकर हम क्या लिख सकते हैं, अब साइलेंट लिख सकते हैं ना। मैं इसका दोबारा फार्मूला यूँ भी लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन ए बाय डी भी मैं लिख सकता हूँ। ये भी याद रखना, अगर एमसीक्यू कभी आ जाए, बुक में ये वाला फार्मूला तो इस टॉपिक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको लिखना आता है, हम इसको यूँ लिख सकते हैं, एप्सिलॉन ए बाय डी लिख सकते हैं। अब पहला फैक्टर जो कैपेसिटेंस जिस पे डिपेंड करती है वो मीडियम है, मीडियम पे कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। और हमें क्लियर हो रहा है कि जो कैपेसिटेंस है उसका एप्सिलॉन के साथ आप लिख लें, या सी का आप लिख लें एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर के साथ, वो डायरेक्ट रिलेशन है कि जितना उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा उतनी कैपेसिटेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। दूसरा में नज़र आ रहा है कि इसका जो रिलेशन है सेकंड जिस पे ये डिपेंड कर रहा है वो एरिया ऑफ प्लेट्स है, यानी कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द प्लेट्स। तो कैपेसिटेंस का एरिया ऑफ प्लेट के साथ कौन सा है, सॉरी डायरेक्ट रिलेशन है कि जितना प्लेट्स का एरिया ज़्यादा होगा उतना उस कैपेसिटर के चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तीसरी जो चीज़ है वो सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स है, और हमें नज़र आ रहा है कि सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स के साथ इसका कौन सा है, इन्वर्स रिलेशन है। आप इसका मतलब क्या है कि जितनी सेपरेशन कम होगी उतनी कैपेसिटेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। आपको शायद याद हो, मैंने शुरू वाले लेक्चर में बात भी की थी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कंडीशन ही होती है कि प्लेट्स के एरिया के मुकाबले में सेपरेशन मच मोर क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। तब आपको आइडिया हो गया होगा कि ये कंडीशन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की क्यों होती है।
कि एरिया के मुकाबले में सेपरेशन कम होनी चाहिए, क्योंकि एरिया जितना ज़्यादा होगा कैपेसिटेंस उतनी ज़्यादा होगी, सेपरेशन जितनी कम होगी कैपेसिटेंस फिर भी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, इस वजह से हम कहते हैं कि आपका एरिया ज़्यादा हो और सेपरेशन क्या हो, कम हो, तो आपकी कैपेसिटेंस असल में इंक्रीज़ कर जाती है। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है कि इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू ज़्यादा हो, यानी चार्ज को स्टोर करने की इसकी एबिलिटी इंक्रीज़ कर जाए। अब बच्चों हम इसकी कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। कैलकुलेशन के लिए वही इक्वेशन ए और बी मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिखी हुई हैं। अब ये करें, डिवाइड कर दें इक्वेशन ए एंड बी को। डिवाइड इस तरह करें ना कि बी से ए को डिवाइड कर दें। तो बी में पहले लिख देता हूँ सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम। ये तो आपको पता है ना, लेफ़्ट से डिवाइड होती है और राइट से डिवाइड होती है। तो सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम। अब उनकी राइट साइड लिखेंगे एप्सिलॉन आर ए बाई डी डिवाइडेड बाय राइट साइड, उसकी ये वाली साइड लिखें एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। देखें जब ये वाला डिवाइड का साइन आप लगा रहे हैं तो फिर आप उसके सामने इसको लिखेंगे, अदरवाइज़ वो नीचे लिखना पड़ता है, वो अजीब सी खिचड़ी मच जाती है। तो एप्सिलॉन आर ए बाई डी है, डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, ये ऊपर ये नीचे, डी ओवर एप्सिलॉन नॉट ए हो गया। कटिंग वाला काम तो स्टूडेंट लाइफ में सबसे मज़ेदार काम होता है। डी से कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट से ए, किससे, ए से। तो क्या बच गया, सिर्फ इधर एप्सिलॉन आर बच गया। इस केस से तो पहले भी हमारी काफ़ी वाकफियत है और इसको हम पहले भी डिफ़ाइन कर चुके हुए हैं, तो बड़ी काम की बातें इसकी। याद होगा ना, कूलम लॉ में भी एप्सिलॉन आर का आप लोगों ने फार्मूला बनाया था। और कूलम लॉ का अगर मैं एप्सिलॉन आर लिख देता हूँ, चलें, उसमें ऊपर क्या आया था, वैक्यूम, नीचे क्या आया था, मीडियम। तो याद रखना है, एक वैसे बात याद रख लो, ऊपर हमेशा वो पैरामीटर आया करेगा जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो फोर्स अगर आपको याद हो तो किस में ज़्यादा थी, वैक्यूम में फोर्स ज़्यादा थी अगर चार्जेस के दरमियान में वैक्यूम हो, और मीडियम में फोर्स क्या थी, कम थी। तो ऊपर किसने आना है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो अब मुझे बताओ ना, इस केस में ऊपर कौन आ रहा है, कैपेसिटेंस इन मीडियम आ रहा है, क्योंकि मीडियम के रखने से कैपेसिटेंस क्या होती है, ज़्यादा होती है। और वैक्यूम नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि वैक्यूम की वैल्यू कम होती है। तो मैंने ये क्यों कह रहा हूँ कि ऊपर वैल्यू बड़ी आएगी और नीचे छोटी वैल्यू आएगी, उसकी वजह यह है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है फॉर मीडियम। वैक्यूम के लिए तो मैंने बताया था 1 होती है, वैक्यूम के लिए 1 है, लेकिन मीडियम के लिए इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है। तो अब इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर कब होगी, जब ऊपर बड़ी वैल्यू होगी और नीचे छोटी वैल्यू होगी। इस तरह फोर्स किस में ज़्यादा होती है, वैक्यूम में ज़्यादा होती है और मीडियम में कम होती है। तो अगर हम ऊपर बड़ी वैल्यू लिखेंगे तभी इसका आंसर ग्रेटर देन 1 होगा। खैर इस वक्त हमारा फोकस ये वाला है, लेकिन वो चीज़ मैंने वैसे लिख दी। चलिए एक और 2 बातें कर देते हैं। अब आपने मुझे बतानी है, ये वैसे MCQ है, आप अजीम लोग हैं इसलिए आपको ये चीज़ें करवा रहा हूँ। साथ साथ मुझे ज़रा सोच कर बताओ कि जब हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक जो है उसको प्लेस नहीं किया हुआ था, उस वक्त प्लेट्स पर चार्ज सपोज करते हैं Q था, ठीक है, कोई चार्ज था, किसी एक प्लेट पर चार्ज लेते हैं, ये मैं रोज़ाना बोलता हूँ। Q जब भी कैपेसिटर के टॉपिक में आ जाए, किसी एक प्लेट पर चार्ज की मैग्नीट्यूड है, ये 6 दफ़ा बोलें ताकि आपको याद हो जाए। टोटल चार्ज नहीं होता, क्योंकि टोटल चार्ज किसी भी वक्त 0 होता है। अच्छा, जब आप लोगों ने डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा हुआ था, चार्ज Q था, चार्जिंग पूरी फुल फ्लेज, हर चीज़ फुल होगी। डाइलेक्ट्रिक रखा, उसके बाद चार्ज प्लेट्स पर, किसी भी एक प्लेट पर चार्ज Q प्राइम हो गया, कौन सा चार्ज ज़्यादा है, या यूँ कह लें ये चार्ज किस में था, वैक्यूम में था, और ये चार्ज मीडियम है। तो जब मीडियम आप लोगों ने प्लेस किया है तो उसके बाद दोबारा से चार्ज इधर ट्रांसफ़र और नहीं हुआ, तो किसी भी एक प्लेट पर चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या हुई है, इंक्रीज़ हुई है। तो Q जो मीडियम में होगा वो फिर ज़्यादा होगा दैन किससे, वैक्यूम से। इसका मतलब ये हुआ कि इसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फार्मूले को आप यूँ भी लिख सकते हैं। इस टॉपिक में सिर्फ इतना लिखना है, ये आप लोगों के लिए पैकेज है कि आपको MCQ करवाता जा रहा हूँ, बल्कि उसको वहाँ शुरू किया हुआ हम लोगों ने, इधर लिख लेते हैं। ऊपर क्या आएगा, Q मीडियम ओवर क्या आ जाएगा, Q वैक्यूम आ जाएगा। तो ऊपर कौन सी चीज़ देखनी है, जो मीडियम Q, नीचे वैक्यूम Q। वापस आते हैं बच्चे अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो आप लोगों ने ये वाली चीज़ प्रूव कर दी, ठीक है। अब ये वाली जो चीज़ है ना, ये आपकी बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, और आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रूव करें कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट C मीडियम ओवर C वैक्यूम होता है। तो इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। आप लिखेंगे सिंस
सिंस करके ये इक्वेशन ये किधर से आई है, कोई रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, बस ये इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है कि आप लोगों ने यहाँ तक इसको लिखना है। सपोज करते हैं यही वाली बात लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाती है, क्योंकि हमारा लॉन्ग क्वेश्चन इसका प्रूफ था ना, वो मैंने कर दिया आप लोगों को प्रूफ, ठीक है। लेकिन अगर यही वाली बात लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो इसका मतलब है कि ये आप लोगों ने शुरू से लेकर जो प्रीवियस लेक्चर था और ये वाला लेक्चर सारा यहाँ तक लिखेंगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो ये वाली बात दोनों तरह से आती है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए ये चीज़ लिखनी है, लॉन्ग में आ जाए तो स्टार्ट से लिखनी है। इसका मतलब ये हुआ कि इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी होता है, इस रिलेटिव परमिटिविटी को हम इस फार्मूला से भी तो डिवाइड कर सकते डिफाइन कर सकते हैं ना। तो इस फार्मूला से अगर डिफाइन करेंगे तो ये बेसिकली रेशो है ना, किसकी रेशो है, जब कैपेसिटर की प्लेट्स के दरम्यान में आप लोगों ने मीडियम प्लेस किया है उस वक़्त इसकी जो कैपेसिटेंस थी, और जब कैपेसिटर की प्लेट्स के दरम्यान में क्या है, वैक्यूम था, यानी कोई मीडियम नहीं था, एब्सेंस ऑफ मीडियम इज कॉल्ड वैक्यूम, उस वक़्त उसकी जो कैपेसिटेंस थी, इन दोनों कैपेसिटेंस की रेशो को हम किसका नाम देते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का नाम देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन मैं आप लोगों के लिए बोर्ड पे लिख भी देता हूँ। तो देखो बच्चों, इसकी डेफिनेशन मैंने आप लोगों के लिए लिखी है, इसी चीज़ को देख के आप लोगों ने इसको डिफाइन करना है। तो देख लें, पहले सी मीडियम की बात करेंगे। सी मीडियम क्या है, द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विद ए गिवन मटेरियल, यानी कोई भी मटेरियल हो सकता है, उसकी रेशियो है फिलिंग द स्पेस बिटवीन द कंडक्टर्स। ये कंडक्टर तो उसने क्यों लिखा है, असल में ये जो कैपेसिटर है उसकी मैंने आपको एक जनरल डेफिनेशन बताई थी कि टू मेटेलिक प्लेट्स सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड कैपेसिटर। तो कैपेसिटर बेसिकली जो है वो एक मेटेलिक कंडक्टर ही तो होता है ना। तो ये उसने लिखा हुआ है कि रेशियो होती है कैपेसिटेंस की ऑफ कैपेसिटर कब विद द गिवन मटेरियल, यानी सी मीडियम की बात कर रही है, यानी उसकी कैपेसिटेंस की रेशियो है जब इन दोनों कंडक्टर्स के दरम्यान में आपने कोई भी मटेरियल प्लेस किया होगा, उसकी रेशियो है टू दी कैपेसिटेंस ऑफ सेम कैपेसिटर, यानी नीचे भी कैपेसिटर सेम कैपेसिटेंस की लिखी हुई है। और ये कब कैपेसिटेंस है, जब वहाँ पर वैक्यूम हो। वैक्यूम का मतलब क्या होगा, वहाँ पर एब्सेंस ऑफ मीडियम हो। टू द कैपेसिटेंस ऑफ सेम कैपेसिटर व्हेन स्पेस इज एवैक्यूएटेड। स्पेस इज एवैक्यूएटेड मीन कि वहाँ पर कोई मीडियम ना हो तो फिर वहाँ पर क्या होगा, वैक्यूम होगा। इस रेशो को हम किसका नाम दे देते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। और इसी का एक नेम और भी मैंने आपको पढ़ाया था, इसी को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, यानी इसी को हम नाम दे रहे होते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसी को हम नाम दे रहे होते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। यहाँ से भी नज़र आ रहा है ये दो सेम चीज़ों की रेशो होती है और इसकी कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होती। दो सेम चीज़ों की रेशो आ रही है जिसकी वजह से इसकी कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होती। मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। देखिए वाटर है ना, सपोज करें, अब वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 78.5, यानी ये जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये वाटर का है। अब वाटर के लिए इसकी वैल्यू फिक्स है, तो किसी भी मटेरियल का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू फिक्स होती है। वैल्यू फिक्स होने का मतलब ये है कि उसकी वैल्यू जो होगी वो नॉट डिपेंड ऑन शेप, मैं इधर ऊपर लिख सकता हूँ, नॉट डिपेंड ऑन शेप और साइज ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। ये बस आप लोगों ने बात अपने पास नोट कर लेनी है कि किसी भी डाई इलेक्ट्रिक की वैल्यू, इसको आप टेबल से भी देख सकते हैं, उसकी वैल्यू फिक्स होती है। जिस तरह यहाँ पर इसकी वैल्यू 78.5 है, इसकी जो वैल्यू होगी दैट नॉट डिपेंड ऑन, किसी भी डाई इलेक्ट्रिक की वैल्यू उसकी शेप और साइज़ पे वो डिपेंड नहीं करती। फिर डिपेंड किस पे करती, नेचर ऑफ मटेरियल पे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है। उसका साइज़ कितना है डाई इलेक्ट्रिक का, ये शेप कैसी है, उस पे इसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी। आप सबका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।